हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता सिन्हा के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते तुमको तुरंत मिल जाए। स्टूडेंट्स, इन दिनों हम छंद के बारे में जान रहे थे, पढ़ रहे थे। दो पार्ट इसका बन चुका है। आज इसका पार्ट 3 लेकर हम आए हैं। तो आज इस वीडियो में हम छंद के प्रकार बताएंगे। छंद के प्रकार। छंद पार्ट 2 में अब तक हमने छंद शब्द की उत्पत्ति, कैसे इसका निर्माण हुआ, छंद हमें पढ़ना क्यों जरूरी है, छंद के प्रणेता कौन थे, छंद का दूसरा नाम क्या है, और छंद के अंग जो हैं 7 अंग वो हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन छंद के जो 7 अंग हैं उनमें से 4 जो हैं गति, यति, तुक, संख्या और क्रम, ये 4 जो है परीक्षा की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन चूंकि सिलेबस में है, पढ़ना है, इसलिए हम लोगों ने इसको पढ़ा, इसके बारे में जानकारी ली। परीक्षा की दृष्टि से कौन महत्वपूर्ण है? वो है चरण। चरण हो गया, वर्ण और मात्रा, और तीसरा जो हो गया गण। 4 और 3 7 अंग हो गए। तो हम चाहेंगे कि पहले थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं चरण, वर्ण और मात्रा और गण का। इसलिए भी हम पुनरावृत्ति करना चाहते हैं कि पुनरावृत्ति करने से, रिवीजन करने से क्या होगा कि अब तक जो तुम लोगों ने पढ़ा होगा छंद, तो वो जो पढ़ के समझे होगे, और यहाँ जो हम पुनरावृत्ति करेंगे तो वो मतलब साथ साथ दिमाग में चलता रहेगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये है, वो है, ये बताया था, ये जानते हैं, ऐसे। इसीलिए हम पुनरावृत्ति करना चाहते हैं। 2 पॉइंट से, एक तो ये हो गया कि जब हम बताएंगे तुम लोग का भी दिमाग में कौंधता रहेगा कि हाँ ये चीज़ तो ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये है, ये सारी बातें। दूसरा ये कि अगर पढ़ाते वक्त उसमें से कुछ पॉइंट्स छूट गया होगा तो रिवीजन करने में वो पॉइंट फिर आ जाएगा सामने में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले छंद के अंग जो 7 में से 3 जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा में जिससे सवाल पूछे जाते हैं, उसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला है चरण। वो 3 में से पहला है चरण। चरण बोले या पद बोले या फिर पाद। चरण मतलब क्या होता है? पैर। ठीक है, चरण क्या होता है? पैर। हम लोग भी पैर के ऊपर ही खड़े हैं, है ना। कोई भी पशु या पक्षी जो है वो पैर पे ही खड़ा होता है, चाहे वो 2 पैर हो, उसके 4 पैर हो, 8 पैर हो, लेकिन वो अपने पैर पे ही खड़ा होता है। उसी प्रकार से छंद जो है उसका भी चरण, वो जो छंद तैयार होता है उसका भी पैर क्या है, किस बेस पे वो खड़ा है, उसी को कहते हैं चरण। चरण में ही वो सारी बातें आएंगी, इसलिए इसका नाम चरण रखा गया है। अच्छा, एक बात और यहाँ, जैसे कि रस को क्या कहते हैं? काव्य का, काव्य या कविता का प्राण या आत्मा, प्राण या आत्मा रस को बोला जाता है। उसी प्रकार से तुक जो है, तुक बता दिए, चरणांत के अंत में जो वर्णों का मिलान किया जाता है उसे ही तुक बोलते हैं। तो तुक भी जो है वो भी काव्य का प्राण माना जाता है। तुक भी जो है वो काव्य का प्राण है। चरण समझ में आ गया? चरण नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि इसी पे ही वो छंद तैयार होता है, इसलिए इसका नाम चरण रखा गया है। चरण जो है एक छंद में 4 चरण होते हैं। एक छंद में 4 चरण होते हैं। अब ये दोहा देखो, दोहा है, रहीमन पानी राखिए
बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो क्या हुआ इसमें, ये देखो वहाँ यहाँ सून है, यहाँ चून है, इसका मिलान कर दिया गया। बड़ी ऊ की मात्रा और न, यहाँ भी बड़ी ऊ की मात्रा है और न, इसका मिलान कर दिया गया। इसको कहते हैं तुक। विराम किसको कहते हैं, विराम जानते ही हो, जहाँ पे ठहराव होता है, जहाँ पे सांस लेने के लिए रुकते हैं, उसको कहते हैं विराम। यहाँ ये एक पूर्ण विराम हो गया और यहाँ 2 पूर्ण विराम हो गया। गति हो गया पढ़ने का जो बहाव है उसको कहते हैं गति, लय। गति यति हो गया ये, और तुक हो गया मिलान। संख्या और क्रम बता दिए हैं कि इसका जो गणना करते हैं वर्ण का और मात्रा की जो गणना की करते हैं उसको कहते हैं संख्या, और क्रम कहते हैं कि उसका जो स्थान निर्धारित करते हैं कि ये खड़ी पाई होगा, यहाँ वर्तुल होगा, खड़ी पाई वर्तुल वर्तुल, ये हो गया हमारा क्रम। चरण हो गया, अभी बोले कि एक छंद में 4 चरण होते हैं। 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण और 4 चरण। 4 चरण हो गए। 4 चरण को भी संख्या के आधार पे 2 प्रकार में बांट दिया गया है, समचरण और विषम चरण। सम मैथ पढ़ते होगे तो जानते होगे सम संख्या और विषम संख्या क्या है, ऑड नंबर और इवन नंबर। उसी के आधार पे इसको भी सम और समचरण और विषम चरण रखा गया। तो ये 4 चरण हो गया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। 1 2 3 4। तो समचरण में कौन कौन आएगा, इवन नंबर आएगा 2 और 4, इसमें 2 और 4 आएगा चरण। विषम यानी ऑड नंबर है, ऑड नंबर कौन सा है इसमें, 1 और 3, तो 1 और 3 आ गया विषम चरण। जब सिर्फ चरण कहा जाए, प्रथम चरण तो इसको देखेंगे, द्वितीय चरण अगर लिखा होगा तो इसको देखेंगे, तृतीय चरण तो इसको देखेंगे, तृतीय चरण में क्या है, चतुर्थ चरण कहा गया तो इसको देखेंगे। प्रथम द्वितीय कहा जाएगा तो ये दोनों चरण को देखेंगे, तृतीय चतुर्थ कहा जाएगा तो इन दोनों चरण को देखेंगे। लेकिन जब पंक्ति कहा जाएगा तब हम किसे देखेंगे, पंक्ति होता है एक लाइन में जितने चरण होंगे उसको पंक्ति कहते हैं। तो यहाँ एक लाइन में कितने चरण है, 1 और 2, तो 1 और 2 मिलके क्या बन गया, एक पंक्ति बन गया। 1 चरण और 2 चरण, पहला और दूसरा चरण मिलके बराबर क्या बन गया, एक पंक्ति। तो ध्यान दोगे परीक्षा में पंक्ति कह रहा है या चरण कह रहा है, चरण में कह रहा था कौन सा चरण, प्रथम द्वितीय तृतीय या चतुर्थ। अगर पंक्ति कह रहा है तो इसका मतलब है कि पहला और दूसरा की बात कर रहा है, या फिर ये पंक्ति तीसरा या 3 और 4 चरण, ये जो है तीसरा और चौथा चरण, ये हो गया एक पंक्ति, और ये दोनों मिलकर बन गया एक छंद। तो पंक्ति हो गया, चरण हो गया, एक छंद में 4 चरण, समचरण और विषम चरण जान गए, पंक्ति क्या है वो जान गए। अब जानेंगे, अच्छा एक मात्रिक हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो इतना ही चीज याद रखना है सिर्फ चरण में कि एक छंद में 4 चरण होता है। पहली बात कि एक छंद में 4 चरण होते हैं। जब 4 चरण है तो इसको 2 प्रकार में बांट दिया गया है, समचरण और विषम चरण, और 2 चरण मिलकर एक पंक्ति होता है, और एक पंक्ति में 24 मात्रा होता है। एक पंक्ति में 24 मात्रा होता है। मात्रा पढ़ाएंगे तो बता देंगे, 24 मात्रा होता है। और इन 24 मात्रा में या तो 11 13 पर मात्रा लगता है, 11 और 13 पर मात्रा लगेगा, सॉरी यति यानी विराम, 11 और 13 पे लगेगा विराम, या फिर 13 और 11 पर यति यानी विराम।
इतना तो ये बता चुके हैं, ये सब याद होगा, समझ में आ रहा होगा। 11 और 13 पर यति यानी विराम लगेगा, यानी 11 पहला वाला चरण में अगर 11 मात्रा होता है तो द्वितीय चरण में 13 मात्रा होगा। उसी प्रकार से तीसरा में 11 और चौथा में 13 होगा। अगर प्रथम चरण में 13 मात्रा आ गया तो द्वितीय चरण में हमको 11 रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको 24 मात्रा रखना है, एक पंक्ति में 24 मात्रा होनी चाहिए। तो अगर हम इधर 11 मात्रा रखते हैं तो इधर 13 रखना पड़ेगा, और अगर पहले 13 रख लेते हैं तो इधर 11 मात्रा रखना होगा। अगर यहाँ 11 मात्रा है तो तीसरे वाले में भी 11 होगा। अगर यहाँ 13 मात्रा रखे हैं तो इसमें भी 13 मात्रा रखना होगा। उसी प्रकार से यहाँ जब 13 मात्रा होगा तो इसमें भी 13 मात्रा होगा सब में, और इधर 11 है तो इधर भी 11 रखना पड़ेगा। यानी जितना सम चरण में एक समान और विषम चरण में एक समान मात्रा रखना है। लेकिन मात्रा हमको कितना टोटल रखना है? 24। सिर्फ चौपाई में 16 मात्रा होता है। चौपाई में, जब चौपाई पढ़ाएंगे तो बताएंगे ही कि चौपाई में 16 मात्रा होता है। 16 यानी 16 प्रथम में, द्वितीय में भी 16, तृतीय में भी 16, चतुर्थ में भी 16 का ही मात्रा चलेगा। कोई छंद जो होता है वो प्रायः जो है एक छंद में 4 ही चरण होता है, लेकिन किसी में 4 से भी ज्यादा चरण होता है। जैसे कि मान लो कुंडलिया जो बनता है, ये 2, इसमें 4 चरण से अधिक होता है। ये कुंडलिया बनता है दोहा और रोला, इन 2 छंद को मिला के बनता है कुंडलिया। तो इसमें देखो दोहा में 4 ही रहेगा चरण, और इसमें रोला भी मिला है, इसका मतलब कि कुंडलिया में 4 से अधिक होगा चरण। उसी प्रकार से छपैया ये बनता है रोला और उल्लाला से। तो रोला में भी 11 और 13 का चलता है। 4 चरण है, 4 चरण यहाँ, फिर इसमें हो गया चरण, तो ये 4 से अधिक चरण हो गया। लेकिन ऐसा अधिकांशतः छंद में 4 ही चरण होता है। जब 4 से अधिक है इसका मतलब है कि उसमें 2 छंद मिला हुआ है। जैसे एग्जाम्पल बता दिए, कुंडलिया में दोहा रोला मिलकर बनता है, छपैया जो है वो रोला और उल्लाला मिलकर बनता है। इसलिए इन सब में 4 चरण से अधिक चरण होंगे, लेकिन प्रायः 4 ही चरण होते हैं। तो इतनी बातों की ही जानकारी इसमें रखना है कि एक छंद में 4 चरण होता है, जिसको 2 प्रकार में बांट दिया गया है संख्या के आधार पे, समचरण और विषम चरण। 2 चरण मिलाकर एक पंक्ति होता है। एक पंक्ति में 24 मात्रा होता है। 24 मात्रा को हम या तो 11, 13 कर बांटेंगे। 11 पे लगा देंगे यति, उसके बाद 13 पे, फिर 11 पे, 13 पे। अगर शुरू में ही हम 13 मात्रा ले लिए तो 13 हो जाएगा यहाँ, द्वितीय में 11, फिर तृतीय में 13 और 14 ये चतुर्थ में 11। इस प्रकार से हमको टोटल मात्रा 24 ही रखना है। विराम हमको 13 और यति पर लगेगा, या तो 13 और 11 पे, या फिर 11 और 13 पे, यानी कि 24 पे ही हमको एक पंक्ति में 24 मात्रा होना चाहिए। बस इतना ही बात इसमें याद रखना है। अब आते हैं हम मात्रा पे। दूसरा नंबर रख लो मात्रा। पहला में बताए थे चरण, दूसरा में हो गया मात्रा। मात्रा को समझ लो, जैसे गद और पद में अंतर थोड़ा सा हम बता देते हैं तो समझ में आ जाएगा तुरंत। और चूंकि गद के नियम, गद में जो नियम है और ये भी साहित्य का ही है, इसलिए इसका भी नियम थोड़ा सा मिलता जुलता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, नहीं तो नियम जो है वही है। तो गद में जिसको वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण
गद्य में वर्ण जो है वो दो प्रकार के बताए गए हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। यह मात्रा वर्ण और मात्रा या मात्रा और वर्ण, इसमें दो चीज है, मात्रा और वर्ण दोनों के बारे में। तो गद्य में हम लोग जानते हैं कि वर्ण दो प्रकार के, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। लेकिन पद्य में जान लो, पद यानी छंद में कविता जब करते हैं, स्वर वर्ण को ही मात्रा मान लिया गया, स्वर वर्ण को ही मात्रा मान लिया गया। मात्रा क्या है? ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है उसे ही मात्रा कहते हैं। गद्य में स्वर में स्वर वर्ण क्या है? अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, 11 है। आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये हो गया हमारा स्वर वर्ण। इसी के छोटे रूप को क्या कहा? मात्रा, यानी उच्चारण हम वही करेंगे। अ का कोई नहीं है, आ का ये, छोटी ई का ये, सॉरी, छोटी ई हो गया, बड़ी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, इसी तरह से ये है का। तो स्वर वर्ण हो गया ये, और इसके छोटे रूप को गद्य में बोला गया कि ये मात्रा है। लेकिन पद में बोला कि स्वर वर्ण को ही मात्रा बोल दिया गया। अब मात्रा को चाहे वो मूल रूप में रखे या फिर उसके छोटे रूप को ले, दोनों को ही मात्रा ही बता रहा है। यहाँ मात्रा कह रहा है, यहाँ बोला स्वर वर्ण के छोटे रूप को मात्रा गद्य में, लेकिन पद में बोला गया कि ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है उसे ही मात्रा कहा जाता है। यानी जितना समय लगा वही मात्रा हो गया। जैसे अ, आ, अब इससे ज्यादा इसमें समय लग गया, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, आ, ई, ऊ, ज्यादा समय लग रहा है तो उसी को इसे बोला कि मात्रा है। अब इसको भी जब हम बोल देंगे, पढ़ते हैं, तो इसको भी आ ज्यादा समय देते हैं। यहाँ आ छोटी हो गया, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इस तरह से। तो इसको भी जब हम पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? आ, ई, ऊ। तो समय ज्यादा लग रहा है, किसी में कम, किसी में समय ज्यादा लग रहा है। तो गद्य में बोला कि यही मात्रा है, यही डिफरेंस है। यहाँ थोड़ा अलग अलग बता दिया कि स्वर वर्ण ये है और उसके छोटे रूप को मात्रा कहते हैं। यहाँ कह रहा है मात्रा कि ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। तो ये हमारा हो गया मात्रा। अब स्वर वर्ण जैसे दो प्रकार के हो गए, तो कह रहा है इसमें कि मात्रा भी दो प्रकार के हो गए। जिस प्रकार स्वर दो है, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। इसमें अभी इसको इरेज कर देते हैं। अब स्वर में बोला कि ये हर्ष स्वर है और एक है दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर में अ, छोटी ई, बड़ी ई, री। दीर्घ स्वर में आ, बड़ी ई, नहीं हर्ष है ना, तो छोटा वो, यहाँ हो गया बड़ा वो, उसके बाद आ, ई, ओ, री, ए, ओ, औ। स्वर वर्ण इतने सारे हैं, उसके छोटे रूप को मात्रा बोला और कहा कि स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। 7, ये 4 और 7, 11 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वर्ण
ये हो गया हमारा गद का। पद में जो मात्रा कह रहा है, मात्रा भी वही 11 है, उसके छोटे रूप को भी मात्रा कह रहा है, ये भी मात्रा ही है। और स्वर की तरह इसको भी कह रहा है कि मात्रा दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया लघु मात्रा और दूसरा है दीर्घ मात्रा। नहीं, दीर्घ नहीं, इसका नाम दे दिया यहाँ गुरु। गुरु मात्रा। हर्ष, हर्ष मतलब होता है छोटा, तो यहाँ इसका नाम दे दिया लघु। लघु का मतलब भी हो गया छोटा, छोटी नहीं, छोटा। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, तो यहाँ नाम दे दिया गया गुरु। गुरु यानी बड़ा, ये भी बड़ा है। थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया, यहाँ हर्ष स्वर, वहां गुरु लघु मात्रा, यहाँ दीर्घ स्वर हो गया, तो यहाँ गुरु मात्रा बता रहे हैं। लेकिन सेम थीम रखा है, चूंकि लघु है, छोटा है, तो इसमें वही 4 आएगा। अ, छोटी ई, छोटा उ और री। गुरु में वही 7 आएगा। आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ और औ। यही 7 आएगा गुरु मात्रा में। लेकिन छंद में कह रहा है कि जब हम छंद में मात्रा गणना करेंगे, यानी मात्रा की जब हम गिनती करेंगे, तो मात्रा ही दोनों को ये बता रहा है। तो जब हम कविता में मात्रा की गिनती करेंगे तो उसके मूल रूप को और उसके छोटे रूप को ही देखेंगे। ऐसे किताब में कह रहा है कि किताब बताता है कि मात्रा जो हो गया ये, और जब ये व्यंजन के साथ जुटता है, यानी क में अ जुड़ता है तो क, ख में अगर आ जुड़ गया, सॉरी क में अगर आ जुड़ गया तो का, क में अगर छोटी की मात्रा लग गया तो की, बड़ी की मात्रा लग गया तो की, क में छोटा उ की मात्रा हो गया तो कु, बड़ी उ की मात्रा जुड़ गया तो कु। कह रहा है किताब में कि या तो हम मात्रा को देखें, छंद में मात्रा को गिने, या फिर व्यंजन के साथ जुड़े हुए मात्रा को देखें। तो बात तो एक ही है कि हम यहाँ आ देखें या फिर इसका मात्रा देखें, छोटी ही देखें या फिर इसको यहाँ जो व्यंजन के साथ जुड़ा हुआ है इसको देखें। मैंने हर हालत में हमको मूल रूप और इसका मात्रा ही देखना है। तो बस इतना ही ध्यान रखना कि जब हम छंद में कविता में मात्रा की गिनती करेंगे तो उसके मूल रूप को देखेंगे, और उसका जो छोटा रूप बताया गया है गद में, यहाँ मात्रा कह रहा है, इन दोनों को मात्रा ही कह रहा है। तीन ही दो चीजों को हमको देखना है। उसी तरह से क का की कु कै कै को कम का होता है, ख के साथ लगेगा तो ख खा खी खू खू खे खै ख ख खं खा, इस तरह से होता है पारा इसका। तो कहने का अर्थात यही है कि जब भी हम छंद में मात्रा को गिनती करेंगे तो उसके मूल रूप को देखेंगे और इसका जो छोटा रूप है वो देखेंगे। एक बात ध्यान देना। फिर दूसरी बात है कि लघु मात्रा के लिए जो चिन्ह लगाया जाता है काउंट करने के लिए, जो हम बोले थे कि उसका स्थान निर्धारित करेंगे कि ये लघु मात्रा है, ये गुरु मात्रा है, तो उसका जो चिन्ह है लघु मात्रा का वो है पाई। ये है पाई। लघु मात्रा के लिए चिन्ह है पाई और गुरु के लिए है, गुरु मात्रा के लिए है इस आकार का चिन्ह, ये चिन्ह है। इसको कहते हैं खड़ी पाई और इसको कहते हैं वर्तुल। ये हो गया वर्तुल। खड़ी पाई का मान है, इसका वैल्यू है 1 और वर्तुल का वैल्यू है 2, संख्या में 2। यानी जब हम मात्रा की गणना करेंगे तो जहां हम देखेंगे
इसमें से जो भी हम देखेंगे अ आ इ ई का ये या फिर इसका जो मात्रा है छोटा रूप है उसको देखेंगे तो वहां हम खड़ी पाई निर्धारित करेंगे, चिन्हित करेंगे, उसका चिन्ह देंगे कि ये छोटी पाई है। और उसका जब हम वैल्यू मान रखने लगेंगे तो वहां मान रखेंगे उसका एक। उसी तरह से गुरु जो है इसका गुरु मात्रा का इस रूप में या फिर इसके छोटे रूप में जब हम देखेंगे उसको तो उसको हम एस आकार का चिन्ह देंगे जिसका नाम है वर्तुल और उसका वैल्यू कितना है, मान कितना है 2, नंबर में 2 लिखेंगे इसको। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा समय इसके उच्चारण में लगता है। गुरु जितने भी वर्ण है ये वो 2 वर्ण मिलकर बना है, इसलिए इसका उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है और इसलिए इसका वैल्यू भी 2 है। कैसे ये बड़ा है, ये हमारा 3-4 वीडियो में हम ये सब चीज बता चुके हैं। अगर समझना होगा तो उसको खोलकर देख लोगे। अब चूंकि इसका मान 1 है, इसका वैल्यू 1 है, संख्या में ये 1 नंबर इसको देते हैं, एक ही नंबर इसको हम देते हैं। जहां हम इसको देखेंगे इसके छोटे रूप को देखेंगे तो वहां हम कितना नंबर देते हैं, उसको 1 नंबर देते हैं। इसलिए इसको इसका नाम एक मात्रिक भी कहते हैं। ये देखो हम बताना भूल गए थे, ये एक मात्रिक है और नंबर में ये 2 है इसलिए ये द्विमात्रिक हो गया। संख्या में 1 है तो एक मात्रिक यानी 1 यानी संख्या में 1, मात्रिक यानी मात्रा। यहाँ 2 मात्रा है इसलिए इसका नाम पड़ गया द्विमात्रिक। द्विमात्रिक, द्वि मतलब 2, मात्रिक यानी मात्रा, यानी इसमें 2 मात्रा है। इसको हम वर्तुल को, ये जो है ये द्विमात्रिक है और ये जो खड़ी पाई है ये एक मात्रिक है। इतना हो गया। अब हम उसी दोहा को लिख देते हैं छंद को और फिर अब उसमें मात्रा गणना कर कर बताते हैं। अच्छा, मात्रा गणना करने से पहले एक बात और जान लो, लघु मात्रा जो है ये 4, इसके अलावा चंद्र बिंदु को, किसी भी व्यंजन के ऊपर में अगर चंद्र बिंदु लगा हो तो उसका भी चिन्ह लगाएंगे हम खड़ी पाई और उसको नंबर देंगे 1। एक मात्रिक है ये, इसको 1 नंबर देंगे। गुरु मात्रा में इसके अलावा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ के अलावा और भी है गुरु मात्रा में आता है, वो है ये द्वित, द्वित या फिर संयुक्त। द्वित और कर दो दोनों में। संयुक्त व्यंजन अगर हो, व्यंजन नहीं था, संयुक्त अक्षर। इसके अलावा ये 7 के अलावा अगर हम छंद में देखें कहीं शब्द में द्वित व्यंजन हो या फिर संयुक्त अक्षर हो तो इन दोनों का भी मान हम कितना बैठाएंगे, इसका चिन्ह लगाएंगे वर्तुल और मान देंगे 2, यानी द्वित व्यंजन और संयुक्त अक्षर भी द्विमात्रिक है, इसका भी वैल्यू हम 2 बैठाएंगे, 2 नंबर देंगे। और एक है इसके अलावा भी, इन दोनों के अलावा भी अगर हलंत लगाए जैसे रा, ज, न, अगर कोई ऐसा शब्द मिल जाता है जिसमें कि हलंत लगा हो तो हलंत के पहले वाला भी जो वर्ण है ये भी गुरु है, इसको भी गुरु माना जाता है। और गुरु मानने के कारण क्या होगा, ये भी द्विमात्रिक होगा। इसको क्या चीज से दर्शाएंगे, वर्तुल से दर्शाएंगे और नंबर कितना देंगे, अंक उसको 2। द्विमात्रिक है इसलिए इसको नंबर मिलेगा 2। तो इसके अलावा भी, हाँ इसके अलावा और है, इसके संयुक्त अक्षर है, उसके बाद अगर अनुस्वार मिल जाता है, किसी भी वर्ण के ऊपर में अनुस्वार मिल जाता है या फिर
विसर्ग मिल जाता है, किसी भी व्यंजन के बाद विसर्ग मिल जाता है तो ये सारे के सारे द्विमात्रिक हैं। इन सारों को हम वर्तुल से दर्शाएंगे, दिखाएंगे कि ये वर्तुल है, गुरु मात्रा है, इसलिए इसका चिन्ह हम वर्तुल लगाएंगे। और ये चूंकि द्विमात्रिक है इतने सारे, इसलिए इसको हम अंक कितना देंगे, 2 अंक देंगे, क्योंकि इस अंक में 2 मात्रा हो गया। तो इतना याद रखो। ये तो एकदम आसान है, इसमें बस एक ही आके बढ़ा है। जहां चंद्र बिंदु देखेंगे 1 बैठा देंगे, खड़ी पाई लगाएंगे और उसका वैल्यू 1 दे देंगे। इसमें कितना याद रखना, एक हो गया द्वितर संयुक्त अक्षर, 1 जुड़ गया, दूसरा अनुस्वार जुड़ गया, तीसरा विसर्ग जुड़ गया और चौथा हलंत जुड़ गया। इसमें 4 पॉइंट और याद कर लोगे कि इतने सारे ये गुरु मात्रा के अंतर्गत आते हैं, द्विमात्रिक है, इसका चिन्ह वर्तुल लगेगा और अंक देंगे 2। अब हम तुमको बता देते हैं कुछ मतलब अच्छे। एक छूट गया, ये तो मात्रा बताए, वर्ण फिर यहाँ छूट रहा था। वर्ण किसे कहते हैं, देखो गद में जो व्यंजन है ये स्वर हो गया। व्यंजन वर्ण क्या है, ये है। हलंत लगा हुआ, इसको आधा वर्ण करते हैं, क्योंकि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ये आधा है। अब इसको और हम तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन इसका उच्चारण करने में मुश्किल होता है, परेशानी होती है। तो इसको आसान करने के लिए क्या कर दिया गया, इसमें इन सब में स्वर जोड़ दिया गया। इन सबों में स्वर वर्ण जोड़ दिया गया। अब जैसे मान लो क के साथ अ जोड़ दिए तो क्या बन गया, क के साथ अगर आ जोड़ दिए तो बन गया का। उसी तरह से ख, खा, ग, गा, ग, घ, किसी भी व्यंजन वर्ण में जो मात्रा लगा देंगे तो वो बन जाएगा। तो व्यंजन में क्या कहा वो कि ये जो क बन गया स्वर के जुड़ने के बाद जो बना उसको कहा अक्षर, कि ये अक्षर है। मालूम है संज्ञा पढ़े हो, हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसका नाम नहीं है। हर चीज वस्तु जो भी है सबका अपना नाम है। तो यहाँ भी क्यों नहीं नाम होगा, जब ये व्यंजन है इसके साथ हम जोड़ दिए और उसके बाद ऐसे लिखने लगे तो इसका भी नामकरण किया गया। तो क्या नाम दिया गया इसको, अक्षर। जो भी स्वर के साथ वो जुड़ेगा उसका वैसा नाम होगा। क है, क के साथ क है तो क, आ जुड़ गया तो का, ख के साथ अगर जोड़ेंगे तो ख, ख के साथ आ जोड़ देंगे तो खा। उसी तरह से जितने भी व्यंजन है जो भी वर्ण जुड़ेगा उसका उच्चारण उसी प्रकार होगा और उसका नाम दे दिया गया अब ये अक्षर। लेकिन गद में ये अक्षर बोला गया, पद में उसी को वर्ण कहा गया। यही अंतर है गद और पद में। गद में अक्षर बोल रहे हैं और पद में उसी को वर्ण कह रहे हैं। यानी वर्ण क्या हो गया, व्यंजन प्लस स्वर। जो भी स्वर जोड़ देंगे उसका उच्चारण वैसा ही होगा। लघु मात्रा भी जोड़ सकते हैं और दीर्घ मात्रा भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ को मात्रा बोल रहा है, वर्ण है तो यहाँ मात्रा ही बोलेंगे। यहाँ अगर अक्षर बोलते हैं तो ये वर्ण हो गया और ये मात्रा हो गया, मात्रा बोलेंगे इसको। तो वर्ण जो हो गया यहाँ व्यंजन प्लस स्वर को ही मात्रा कहते हैं। अब इसको यहाँ अक्षर नहीं बोलेंगे, ये मात्रा कहेंगे। और छंद में जब हम वर्ण की गिनती करते हैं तब हम वहाँ आधा वर्ण की गिनती नहीं करते हैं। जब वो स्वर के साथ होगा तभी हम उसकी गिनती करेंगे, वरना उसकी गिनती नहीं होगी। क्योंकि वर्ण तभी बनता है जब उसके साथ स्वर है। अगर इसको हम हटा देते हैं तब ये पद में इसकी गिनती नहीं होगी, ये वर्ण नहीं कहलाता है। वर्ण में पद में वर्ण तभी कहलाएगा जब इसके साथ स्वर होगा, तभी ये वर्ण कहलाएगा। तो वर्ण में आधा की गिनती नहीं होगी। जैसे मान लो उस पहले भी बता चुके हैं कृष्ण,
कृष्ण है या पत्ता है, मान लो पत्ता ही ले लिया, ये भी आधा है, यहाँ भी ये आधा है, तो इसकी गिनती यहाँ नहीं करेंगे। क में री की मात्रा है, सॉरी वर्ण का गिनती कर रहे हैं ना, तो एक वर्ण ये और एक वर्ण ये, दो ही वर्ण हुआ इसमें। उसी प्रकार से एक वर्ण ये और एक वर्ण ये, दो ही वर्ण इसमें भी हो गया। अब हमको मात्रा पे ध्यान नहीं देना। जब हम वर्ण की गणना करेंगे, वर्ण की गिनती करेंगे, तब हमको मात्रा पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ वर्ण को देखना है। जो पूर्ण वर्ण होगा उसी को हम गिनती करेंगे और बता देंगे कि इस चरण में या इस पंक्ति में इतने वर्ण हैं। जब मात्रा की गिनती करेंगे तब हम उसको देखेंगे, ये मात्रा हो गया, ये मात्रा हो गया, तब हम इस मात्रा को देखेंगे। और मात्रा में एक ये भी है संयुक्त अक्षर, तो इसको भी हम वहां देखेंगे। लेकिन वर्ण में इसकी गणना नहीं होती है, आधे वर्ण की गणना नहीं होती है। क्यों नहीं गिनती होगी, बता चुके हैं कि जब तक वो स्वर्ण के साथ, स्वर वर्ण के साथ नहीं मिला रहेगा, इसकी काउंटिंग नहीं होती है। तो वर्ण गिनती करने में हमको सिर्फ एक ही बात का ध्यान देना होगा कि वो आधा न हो, पूर्ण हो, स्वर के साथ हो, तभी उसकी गणना करेंगे, अन्यथा उसकी गिनती नहीं करेंगे। और मात्रा में क्या क्या ध्यान देना है, 4 + 4 और +1, मूल रूप में और उसके मात्रा में। मात्रा को देखेंगे, मूल रूप को देखेंगे या फिर मात्रा को देखेंगे और एक और उसमें ऐड कर देंगे। ये हो गया हमारा लघु मात्रा। गुरु मात्रा में हम 7 है, 7 में और कितना पॉइंट जोड़े थे, द्वित और संयुक्त अक्षर, एक अनुस्वार, विसर्ग और हलन, 4 और ऐड कर देंगे। इसमें एक ऐड करना है, इसमें 4 ऐड करना। अब हम फिर वही दोहा लिखकर तुम लोग को बताते हैं और हर प्रकार से शब्द और हर प्रकार से शब्द को लिखकर उसका वर्ण और मात्रा गिनना बता देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे छंद के प्रकार पर। अब देखो इस दोहा पे रहीम जी का ये दोहा है। रहीम जी कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीम जी कहते हैं कि पानी का बड़ा ही महत्व है, पानी को मतलब संभाल के रखिए, क्योंकि पानी के बिना अगर पानी खत्म हो गया, बिनु पानी सब सून, माने पानी के बिना सब बेकार है। इसलिए कह रहे हैं, वो पानी का महत्व को समझा रहे हैं। कह रहे हैं वो पानी, लेकिन पानी का 3 अर्थ कह रहे हैं कि अगर पानी समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो पानी के बिना मोती बेकार है, पानी के बिना मनुष्य का जीवन बेकार है, और पानी के बिना चून यानी आटा भी बेकार है। कैसे बेकार हो जाएगा, पानी का अर्थ यहाँ बता रहे हैं चमक, है ना। पानी का अर्थ यहाँ चमक लिया जा रहा है कि पानी अर्थात चमक अगर नहीं रहा तो चमक के बिना मोती बेकार है। मोती में चमक ही नहीं रहेगा तो उसकी सुंदरता ही खत्म हो गई। उसी प्रकार से पानी का अर्थ यहाँ बता रहे हैं मान सम्मान, कि पानी अर्थात मान सम्मान अगर न रहा तो मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, बेकार है। उसी तरह से फिर यहाँ पानी का अर्थ कह रहे हैं जल। पानी अर्थात जल, जल के बिना आटा भी बेकार है। इसलिए पानी का यहाँ 3 अर्थ दे रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि पानी के महत्व को समझिए और इसको बनाए रखिए। अगर ये खत्म हो गया तो पानी के बिना मोती बेकार, पानी के बिना मानुष यानी मनुष्य बेकार, और पानी के बिना आटा बेकार। पानी अब क्या अर्थ दे रहे हैं यहाँ, पानी अर्थात चमक, चमक के बिना मोती व्यर्थ है, बेकार है। पानी अर्थात मान सम्मान के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, और पानी के बिना, पानी अर्थात जल, जल के बिना चून यानी आटा बेकार है। आटा ही नहीं सनाएगा, रोटी भी नहीं बनेगा, तो वो आटा बेकार हो गया। खैर, ये तो हो गया इसका रहीम जी के दोहे का अर्थ हो गया। अब आते हैं इसको मात्रा लगाना, कैसे मात्रा लगेगा। मात्रा क्या है, मात्रा कैसे लगाएंगे, लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा देखते हुए इसको लगाएंगे।
र में कौन सा मात्रा लगा हुआ है? अ है। अ क्या है? छोटी है। छोटी को कैसे चिन्हित करेंगे? खड़ी पाई से। यहाँ भी छोटी है, लघु मात्रा है, खड़ी पाई से करेंगे। यहाँ अ है, लघु मात्रा है, इसके लिए भी खड़ी पाई। यहाँ भी न के साथ अ मात्रा है, लघु मात्रा है, तो इसके लिए भी खड़ी पाई लगाएंगे। यहाँ बड़ी की मात्रा है, सॉरी आ है, गुरु मात्रा है, इसके लिए क्या चिन्ह देंगे? वर्तुल। यहाँ बड़ी ई है, ये भी गुरु मात्रा है, इसके लिए क्या चिन्ह देंगे? वर्तुल। यहाँ भी आ है, इसके लिए भी क्या चिन्ह लगाएंगे? वर्तुल। छोटी ई है, गुरु मात्रा, ये लघु है, इसलिए इसके लिए क्या लगाएंगे? खड़ी पाई। यहाँ ए देखो मूल रूप में अपने है, ये गुरु मात्रा है, इसके लिए क्या चिन्ह देंगे? वर्तुल। ए यहाँ देखो छोटी ई है, छोटी ई की मात्रा लघु मात्रा है, लघु के लिए क्या चिन्ह है? खड़ी पाई। छोटा ऊ है, इसके लिए भी क्या चिन्ह है? खड़ी पाई। आ की मात्रा है, ये बड़ा है, गुरु है, इसके लिए क्या चिन्ह लगाएंगे? वर्तुल। बड़ी ई है, इसके लिए भी क्या चिन्ह लगाएंगे? वर्तुल, गुरु है। यहाँ अ है, इसके साथ भी अ है, दोनों के साथ खड़ी पाई क्योंकि दोनों लघु मात्रा है। यहाँ बड़ा ऊ है, तो ये गुरु मात्रा है, इसके लिए क्या चिन्ह लगाएंगे? वर्तुल। इसके साथ अ है, लघु मात्रा है, इसके लिए क्या चिन्ह देंगे? खड़ी पाई। अब मान बैठा देते हैं दोनों का। इसके लिए 1, इसके लिए 1, छोटी के लिए 1, वर्तुल के लिए ये द्विमात्रिक है, इसको कितना अंक देंगे? 2। इसको भी 2 अंक देंगे, इसको भी 2 अंक, इसको 1 अंक देंगे क्योंकि छोटा है, लघु है। ये बड़ा है, गुरु है, इसको 2 अंक देंगे, द्विमात्रिक है। यहाँ खड़ी पाई है, ये लघु मात्रा है, लघु मात्रा को कितना अंक देना है? 1 अंक, इसको भी 1 अंक देंगे, इसको 2, 2, 1, 1, 2 और 1। अब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। बोले थे कि एक पंक्ति में 24 मात्रा होगा, ये 24 मात्रा यहाँ हो गया एक पंक्ति में। ये छंद के नियम को पालन किया, छंद के नियम को। अच्छा, अब उसके बाद क्या बोला था कि एक पंक्ति में 2 चरण आएगा, तो 2 चरण में अगर पहली चरण में 13 मात्रा आता है, अगर यहाँ 13 मात्रा हो रहेगा तो यहाँ 11 होना चाहिए, और अगर यहाँ 11 मात्रा होगा तो यहाँ 13 मात्रा होना चाहिए। नहीं, 13 मात्रा है तो 11 है, हाँ ठीक, तो 13, तब तो 24 होगा। अगर प्रथम चरण में 13 मात्रा है तो यहाँ 11 मात्रा होना चाहिए, प्रथम चरण में अगर 11 मात्रा है तो यहाँ 13 मात्रा होना चाहिए, तभी मिला के दोनों एक पंक्ति में हमको 24 मात्रा मिल जाएगा। अब हम देख ले कि पहली पंक्ति में कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि प्रथम चरण यहाँ पे विराम लगा हुआ है, इसका मतलब प्रथम चरण ये है और द्वितीय चरण ये है। यहाँ तक में कितना मिला? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी इसमें 13 मात्रा है, तो इसमें कितना होना चाहिए मात्रा? 11। काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मात्रा आ गया। आ गया समझ में कि एक पंक्ति में 24 मात्रा होगा। 24 मात्रा कैसे डिवाइड होगा? 13 और 11 में। अगर 13 है तो 11, और अगर यहाँ 11 है तो यहाँ 13। उसी प्रकार से ये भी यहाँ 13 है तो ये भी 13 ही होगा। बता देते हैं, जैसे यहाँ सीधे डायरेक्ट बता दे रहे हैं, इतना 2 बार करके नहीं, डायरेक्ट बता देते हैं। इसमें आ है तो वर्तुल, बड़ी है तो वर्तुल, यहाँ अ है, लघु मात्रा है, खड़ी पाई। ये देखो अपने मूल रूप में है तो ये वर्तुल गुरु मात्रा है, अ है, लघु है तो खड़ी पाई। बड़ी उ है तो वर्तुल, छोटा है खड़ी पाई। ये भी गुरु मात्रा है तो वर्तुल, यहाँ भी गुरु मात्रा है, वर्तुल
गुरु मात्रा है वर्तुल, गुरु मात्रा है वर्तुल, लघु मात्रा है खड़ी पाई, लघु मात्रा है खड़ी पाई, गुरु मात्रा है वर्तुल, इसमें खड़ी पाई, लघु मात्रा है। काउंट कर लें, 2 2 4 1 5 5 2 7 1 8 9 10 11 12 13, 13 आ गया। यहाँ 13 था, यहाँ भी 13 आ गया। अब यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 सॉरी उबरे के बाद यहाँ कॉमा है, तब मोती मानुष चून है। तो 2 2 काउंट यहाँ किए, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो गया। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11, इतना 11 हो गया समान। पहले और तीसरा में विषम चरण में 13 13 और सम चरण में 11 11 बराबर हो गया। इस प्रकार से हम मात्रा की गणना करते हैं। अब हम हर प्रकार के शब्द को लिखकर और उसकी मात्रा कैसे गिनेंगे ये बता देते हैं। इसको इरेज कर फिर हम उसको बताएंगे। यहाँ देखो शब्द है हंसना। अब इसका मात्रा अगर मान लो हंसना लिखा हुआ है दोहे में आ जाए तो कैसे इस मात्रा की गणना करेंगे। देख रहे हैं, हम बताए थे कि जहां अगर चंद्र बिंदु होगा तो वो क्या में आएगा, लघु मात्रा में आएगा। और लघु मात्रा का क्या चिन्ह लगाएंगे, खड़ी पाई। यहाँ स के साथ अ है, लघु मात्रा है, खड़ी पाई। अच्छा इसे छोड़ो ना, इसको नहीं लिखेंगे, खड़ी पाई यही है, खड़ी पाई लगा दिए। अब यहाँ आ है, आप क्या हो गया, गुरु मात्रा हो गया। इसके लिए क्या चिन्ह लगाएंगे, वर्तुल। तो कितना हो गया, 1 1 2 और 2 4, यानी कि हंसना शब्द में कितना मात्रा है, 4। उसी प्रकार से गांव में, अब देखो यहाँ ध्यान दो, यहाँ में लघु मात्रा था लेकिन यहाँ गुरु मात्रा लगा हुआ है और उसके ऊपर चंद्र बिंदु है। तो अब क्या करेंगे, ऐसा काउंट करेंगे कि यहाँ वर्तुल लगा देंगे और फिर ये भी 1 है तो 2 और 1 3 हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, मात्रा 2 ही है, लघु मात्रा और गुरु मात्रा, एक मात्रिक और द्विमात्रिक, कहीं नहीं हाफ, 1 एंड हाफ, 2 एंड हाफ, 3 3 एंड हाफ, 4 4 एंड हाफ, 5, इस तरह से नहीं है। 2 ही तरह का मात्रा है, या तो लघु होगा या फिर गुरु होगा, छोटा होगा या फिर बड़ा होगा, और इसके बीच का कोई नहीं, न इससे कम न इससे अधिक है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी तो हम बताए थे कि अगर किसी भी वर्ण के ऊपर में चंद्र बिंदु लगा होगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, उस लघु मात्रा हो जाएगा। उसके लिए खड़ी पाई लगाएंगे और खड़ी पाई इज इक्वल टू 1, 1 अंक के बराबर है वो। लेकिन अब तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये खुद ही गुरु मात्रा लेकर आए हुआ है, ग के साथ गुरु मात्रा है और ऊपर में लघु मात्रा है। तो अब क्या करें, तो ऐसी स्थिति में देखो हम लोग भी व्यवहारिक रूप से समझा दे रहे। अगर मान लो बैठे हुए हो और कोई बड़े आ जाए, मान लो तुम चेयर पे बैठे हुए और कोई बड़े आ जाए तो क्या करते हो, तुम उनको स्थान दे देते हो, नहीं आइए आप बैठिए, ऐसा तो नहीं करते हो कि तुम बैठे रहोगे, अंकल आ गए, दादाजी आ गए, बैठे रह जाओगे, आप खड़े हैं तो खड़े रहिए। तो क्या करते हैं, उस वक्त हम लोग खड़े हो जाते हैं और बड़े को कहते हैं कि आप बैठ जाइए। तो वही चीज यहाँ भी होगा, अगर बड़ा है तो वहां पे बड़ा ही वैल्यू होगा, छोटा हट जाएगा और बड़े भैया को कहेगा कि आइए आपके स्थान ग्रहण कीजिए। तो क्या करेंगे, अब यहाँ चंद्र बिंदु तो लगा है लेकिन यहाँ बड़ा भी है, तो छोटा वाला कहेगा कि भैया आप ही आइए, आप ही अपना स्थान ग्रहण कीजिए। तब हम इसका क्या वैल्यू बैठाएंगे, गुरु मात्रा का वर्तुल। तब ये इसका वैल्यू नहीं रह जाएगा, बड़े का वैल्यू रह जाएगा। अब व के साथ क्या है, अ है, लघु मात्रा है, उसका क्या बैठाएंगे, खड़ी पाई। अब कितना मात्रा हो गया, 2 और 1 3, यहाँ इसका हो गया 3 मात्रा। उसी प्रकार से चांद, अब तुम लोग तो समझ गए होंगे कि यहाँ क्या बैठेगा, यहाँ चूंकि गुरु मात्रा है तो छोटा वाला कहेगा भैया आप ही आ जाइए। तो यहाँ हम क्या बैठाएंगे, उसका चिन्ह देंगे वर्तुल का, और यहाँ इसके साथ लघु मात्रा है उसके लिए खड़ी पाई, आज 2 और 1
तीन, इसका वैल्यू भी हो गया है मात्रा, 3 मात्रा। अगर 2 हाथ में चांद आ जाएगा तो हम इस तरह से उसको करेंगे और उसका 3 मात्रा गिनेंगे। अब आइए, बताए थे गुरु मात्रा में अनुस्वार अगर लगा रहेगा तो वो गुरु मात्रा में आएगा। तो यहाँ हंस के ये हा के साथ अनुस्वार लगा हुआ है, तो इसका क्या बैठाएंगे, वर्तुल द्विमात्रिक, और यहाँ अ है लघु मात्रा है तो इसका 1 बैठाएंगे, 2 और 1 3, इसका भी हो गया 3 मात्रा। यहाँ भी वही है, इसके साथ अनुस्वार लगा हुआ है तो ये हो गया 2। देखो किसी भी हालत में हमको 1 और 2 ही बैठाना है। अगर 1 से अधिक आ रहा है तो 2 उसका मान लेंगे हम, 2 से आगे नहीं जाना है हमको, 2 बैठाएंगे या फिर 1, क्योंकि मात्रा 2 ही बताया गया है, 1 मात्रिक और 2 मात्रिक, खड़ी पाई और वर्तुल, तो 2 ही मात्रा बैठाना है। तो यहाँ बताया गया है ये गुरु मात्रा का कितना है, वर्तुल 2 वैल्यू है और यहाँ 1 है तो यहाँ 1 दे देंगे, 2 और 1 3, 3 हो गया। यहाँ वर्तुल देंगे चिन्ह, यहाँ खड़ी पाई देंगे, वर्तुल का 2, खड़ी पाई का 1, दोनों मिलाकर 3 हो गया। अब आते हैं अतः पर। अतः में क्या है, विसर्ग है, ये विसर्ग क्या में है, गुरु मात्रा में। गुरु मात्रा को कैसे चिन्हित करेंगे, वर्तुल से, और ये अ अपने रूप में है, ये गुरु लघु मात्रा है, लघु मात्रा को खड़ी पाई से करेंगे। तो अब दोनों का वैल्यू बैठा दे, दोनों का वैल्यू बैठाए, खड़ी पाई का 1 और वर्तुल का 2 बराबर 3। अतः में कितनी मात्रा है, 3 मात्रा है। विशेषता को देख लें, डायरेक्ट कर दे, 1 और 2 बैठा देते हैं, उसका वैल्यू ही बैठा देते हैं। यहाँ देखो छोटी मात्रा है, छोटी मात्रा के लिए 1 अंक, 1 ही मात्रा है, कितना बैठाएंगे, 2 अंक। इसके साथ अ है, लघु मात्रा है, कितना अंक बैठाएंगे, 1। यहाँ त के साथ विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग गुरु मात्रा में आता है, इसका वैल्यू कितना बैठाएंगे, कितना नंबर देंगे इसको, 2 अंक। कितना हो गया, 1 2 3 4 2 6, यानी कि विशेषता में कितना मात्रा हो गया, 6 मात्रा है इसमें। अच्छा, अब यहाँ ध्यान दो, ये बात एकदम समझ गए कि हमको मात्रा कितना बैठाना है, या तो 1 या फिर 2, और बीच का इससे न कम, न 1 से कम, न 1 से ज्यादा, न 2 से कम और न 2 से ज्यादा हमको मात्रा बैठाना है। अब यहाँ देखो क्या है, ये संयुक्त अक्षर हो गया। संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं, जब 2 वर्ण, 2 अलग अलग वर्ण एक साथ संयुक्त होकर जुड़कर लिखाते हैं तब वो संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। यहाँ है आधा स और व, दोनों मिलकर बन गया स्व। तो अब हम क्या करेंगे, हम बताए थे वहां कि संयुक्त अक्षर के पहले वाला वर्ण गुरु कहलाएगा, गुरु मात्रा, लेकिन इसके पहले तो कोई वर्ण ही नहीं है। तो अब हम क्या देखेंगे, क्या है, स जोड़ व जोड़ अ, यानी अब इसके साथ अब हम इसी को देखेंगे, इसके आगे चूंकि वर्ण है ही नहीं तो बैठाएंगे ही नहीं, नहीं तो वर्तुल बैठाते हैं। और इसके साथ क्या है, मात्रा लगा हुआ है अ का, ये क्या है, लघु मात्रा। लघु मात्रा को खड़ी पाई से करेंगे और इसका वैल्यू 1 है, तो ये स्व का कितना हम वैल्यू देंगे, अंक देंगे, नंबर देंगे, 1 नंबर। और यहाँ त के साथ विसर्ग लगाए, विसर्ग क्या है, गुरु मात्रा है, इसका चिन्ह वर्तुल, और इसको कितना अंक देंगे, 2 अंक देंगे। तो कितना हो गया, 1 और 2 3, स्वतः में 3 मात्रा है। अब सत्य देखो, यहाँ भी क्या है, त और य, ये दोनों मिलकर आया है, संयुक्त होकर आया है, ये हो गया संयुक्त अक्षर। तो बताए थे कि संयुक्त अक्षर या द्वित व्यंजन
के पहले वाला वर्ण दीर्घ मात्रा कहलाएगा। तो यहाँ चूंकि ये संयुक्त अक्षर है तो इसके पहले वाला क्या हो जाएगा, यहाँ छोटा है, दीर्घ मात्रा लगा हुआ है, लेकिन ये संयुक्त अक्षर के पहले आया है तो ये क्या बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा। और दीर्घ का कितना अंक है, 2, और ये आधा है 1, कितना बन गया, 2 और 1 3, कितना मात्रा है इसमें, 3। उसी तरह से यह देखो, ये देखो 9 में छोटी की मात्रा है तो कितना इसमें अंक बैठाएंगे, 1 अंक देंगे इसको। लेकिन चूंकि ये संयुक्त अक्षर के पहले आया है तब ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 नहीं रहकर अब ये 2 गुरु मात्रा बन गया, ये 2 हो गया और यहाँ 1, कुल मिलाकर कितने हो गए, 3 मात्रा। यहाँ भी देखो छोटा था, स में अ की मात्रा, ये अ लगा हुआ था, लघु मात्रा, लेकिन चूंकि संयुक्त अक्षर के पहले आया है इसलिए इसका मान 2 बन गया। वही चीज यहाँ भी किए, यहाँ भी लघु मात्रा था लेकिन संयुक्त अक्षर के पहले आया है तो अब ये इसका मान वर्तुल हो जाएगा, 2 मात्रिक हो जाएगा, 2 अंक मिलेगा इसको। अब यहाँ देखो क्या है, ये क्या है, द्वित व्यंजन है, आधा त है और फिर पूरा त है ना, और उसमें फिर आ की मात्रा लगा हुआ है, ठीक है। तो द्वित व्यंजन या संयुक्त अक्षर के पहले वाला वर्ण दीर्घ मात्रा होगा। तो अब ये प जो है, प के साथ लघु मात्रा लगा हुआ है, ये क्या में परिणत हो जाएगा, गुरु मात्रा में। इसका चिन्ह वर्तुल है और इसको अंक कितना देंगे, 2। यहाँ त में आ लगा हुआ है तो इसका ये क्या हो गया, गुरु मात्रा, इसका चिन्ह वर्तुल और अंक 2, कितना बन गया, 2 और 2 4, इसको कितना है मात्रा, 4 मात्रा हो गया। यहाँ भी देखो, अगर इसी तरह से हर तरह से तुम लोगों को शब्द लिखकर हम बता दे रहे हैं ताकि कहीं कंफ्यूज नहीं हो कि कैसे मात्रा होगा। चंद्र बिंदु है लेकिन अगर उसके साथ बड़ा आ गया, गुरु मात्रा आ गया तो फिर गुरु का ही वैल्यू होगा। अब देखो यहाँ क और र है, अब क्या करेंगे, यहाँ क र है तो क, इसको अगर हम वर्ण में तोड़ते हैं तो क्या लिखेंगे, आधा क और फिर र, र के साथ क्या है, अ है। तो ये क्या है, संयुक्त अक्षर है लेकिन इसके पहले कोई भी वर्ण है ही नहीं, वर्ण इसके पहले वर्ण नहीं है ये संयुक्त अक्षर। वर्ण रहता तो उसका मान बैठा देते 2, है ना, वर्तुल बैठा देते और वैल्यू देते 2, लेकिन कोई है ही नहीं तो सिर्फ अब हम इसी का मान करेंगे। तो क है, र है और अ है। तो ये क्या है, लघु मात्रा है, इसका वैल्यू, इसका चिन्ह क्या है, पाई, और वैल्यू देंगे 1, अंक 1 देंगे। यहाँ म के साथ भी अ है, गुरु मात्रा है, इसका चिन्ह है खड़ी पाई और अंक देंगे 1, 1 और 1 2, यानी क्रम में 2 मात्रा है। अब देखो ये भी कर्म, अगर इस तरह से आ गया र का रेफ ऊपर में तो ये भी समझो कि संयुक्त है, मिला हुआ है, क है फिर र है फिर म है और र म संयुक्त होकर आया है। तो हम क्या बोले थे, संयुक्त अक्षर के पहले कोई भी वर्ण होगा तो वो गुरु मात्रा कहलाएगा। उसका क्या चिन्ह है, वर्तुल, और ये हो गया म, इसकी हो गया खड़ी पाई, इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 1, 2 और 1 3, कर्म में मात्रा कितना लग गया, 3। संयुक्त है, संयुक्त के पहले वर्ण है तो संयुक्त अक्षर के पहले वर्ण है तो उसका वैल्यू हो गया गुरु, और ये हो गया लघु, इसका खड़ी पाई, लघु को 2 अंक देंगे, खड़ी पाई को 1 अंक देंगे, दोनों मिलाएंगे 2 और 1 3, 3 मात्रा हो गया। अब देखो राजन, राजन में र में आ की मात्रा है तो क्या हो गया, ये गुरु मात्रा है, क्या चिन्ह लगाएंगे, वर्तुल।
यहाँ ज है और न में हलंत लगा हुआ है, तो बताए थे कि हलंत से पहले वाला वर्ण क्या होगा, गुरु मात्रा हो जाएगा। और गुरु मात्रा का क्या चिन्ह है, वर्तुल। अब इसमें तो कोई वर्ण है ही नहीं, स्वर वर्ण, कोई मात्रा लगा ही नहीं है, तो इसका तो अब कोई वैल्यू नहीं बैठाएंगे। तो यहाँ कितना हो गया, राजन में कितना मात्रा हो गया, 4 मात्रा। उसी तरह से दयाल, दीन दयाल करके होता है, तो मान लो दयाल है तो द में अ है, खड़ी पाई देंगे। य में आ की मात्रा है, गुरु मात्रा है, तो वर्तुल देंगे और वर्तुल देंगे। और फिर यहाँ देख रहे हैं कि हलंत लगा हुआ है, तो हलंत के पहले वाला क्या होगा, गुरु मात्रा हो जाएगा। यहाँ ऑलरेडी गुरु मात्रा है, तो गुरु मात्रा ही लिखेंगे। तो यहाँ दयाल में कितने मात्रा हो गए, 3। अब देखो वही चीज यहाँ भी है, क्रय, क और संयुक्त है, लेकिन इसके पहले वाला कोई वर्ण नहीं है जिसको कि हम बड़ा बनाएंगे। तो क में कितना हो गया, छोटा, जैसा भी यहाँ करके बताए थे। क्रम में खड़ी पाई, ये भी खड़ी पाई, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, 1 1 2। क्रय में कितना हो गया, 2। वहाँ क्रम है, यहाँ क्रय है। अच्छा, कृषि, अगर कृषि है तो क में री की मात्रा है, री क्या है, लघु मात्रा है, लघु मात्रा का क्या चिन्ह है, खड़ी पाई। यहाँ भी श है, श में क्या है, छोटी ई है, लघु मात्रा है, खड़ी पाई, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, 1 और 1 मिलकर 2। कृषि में कितना मात्रा है, 2 मात्रा। अब देखो यहाँ समझो, स्वास्थ्य लिखते हैं ना, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य अगर मान लो ऐसे में आ जाए तब इसको तो कर दोगे, इसमें तो कोई नहीं है, इसमें आ है तो 2 हो जाएगा। लेकिन अब इसको कैसे करोगे, समझो, ये भी तो आधा स है, इसमें कोई स्वर नहीं है, थ में भी कोई स्वर नहीं है, और य में अ लगा हुआ है, अस्वर है, लघु मात्रा है। तो अब क्या हो गया, इन तीनों के साथ समझो कि लघु मात्रा ही लगा हुआ है, इसलिए इसका वैल्यू 1 नंबर देंगे। यानी कि स्थ में कितना मात्रा है, 1 मात्रा है। समझ में आ रहा है, इसीलिए हर तरह का करके बता दे रहे हैं कि किस तरह से मात्रा लगेगा, अच्छी तरह से समझ लो। क में र का भी रेफ लगा के दिखा दिए, ऊपर भी बता दिए कि कैसे लगेगा, द्वित व्यंजन का बता दिए, द्वित अक्षर का भी बता दिए कि 2 अगर अलग अलग रहेगा, संयुक्त अक्षर का द्वित व्यंजन अगर होगा तो कैसे करोगे, र का रेफ का बता दिए कैसे करोगे, चंद्र बिंदु का बता दिए, लघु और गुरु बता कर बता दिए हैं, अनुस्वार का बता दिए, विसर्ग का बता दिए हैं, हलंत बता दिए। और ये सब तो एकदम सिंपल है, कर ही लोगे कि र में आ की मात्रा है तो वर्तुल, यहाँ ज में आ की मात्रा है वर्तुल, दोनों को 2-2 अंक दे देंगे, 4 अंक मिल गया, 4 मात्रा है। यहाँ अ है, लघु है तो खड़ी पाई, यहाँ भी खड़ी पाई, यहाँ भी खड़ी पाई, इसका 1, इसको भी 1, इसको भी 1 अंक दे दिए, 3 अंक हो गया, यानी कि यहाँ पे 3 मात्रा है। अब उसी तरह से चौकीदार का निकालो, चौकीदार, चौकीदार में कैसे होगा, च में अ लगा हुआ है, गुरु हो गया, गुरु के लिए सीधा हम नंबर ही अब दे रहे हैं, गुरु के लिए क्या है 2, चिन्ह छोड़ दो, इसका 2, क में बड़ी ई है, इसका भी 2, दीर्घ है, इसमें भी आ लगा हुआ है, दीर्घ है, इसका वैल्यू 2, र में अ है, लघु है, इसको 1 नंबर देंगे। चौकीदार में कितना मात्रा हो गया, 2 2 4 2 6 और 1 7, इसमें कितना मात्रा है, 7 मात्रा है। इसी तरह से हम मात्रा को निकालते हैं। अब मान लो है कि अनुज मधु भगनी सुतनारी, इसमें कितना वर्ण है और कितना मात्रा है, ये दोनों काउंट करके गणना कर बताते हैं।
वर्ण में हम क्या बोले थे, सिर्फ वर्ण गिनती करेंगे और उन्हीं वर्णों को करेंगे जिसके साथ स्वर हो, आधा वाले वर्ण की गिनती नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ण कितने हो गए इसमें, 12। मात्रा कितना है देखेंगे, इसमें कितना है मात्रा, लाल से करते हैं, ये हो गया लघु है तो 1, लघु है 1, लघु है 1, लघु का 1, ये गुरु है तो 2, लघु है 1, लघु 1, गुरु है 2, लघु का 1, लघु का 1, गुरु का 2, गुरु का 2। मात्रा गिन ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मात्रा कितना हो गया इसमें, 16। इस तरह से अगर छंद में, दोहा कविता में अगर मात्रा गिनना हो तो इस तरह से हम मात्रा गिनेंगे, और अगर वर्ण गिनना हो तो सिर्फ हम वर्णों की गिनती करेंगे, आधे वर्ण को छोड़कर बाकी सिर्फ वर्ण की गिनती करेंगे और बैठा देंगे। इस तरह से वर्ण और मात्रा की गिनती की जाती है। अलग अलग प्रकार के वर्ण, ये शब्द का को लिखकर हम मात्रा की गणना, मात्रा गणना यानी मात्रा की गिनती करना बता दिए हैं। कहीं भी अब हम, मेरे ख्याल से तुम लोग को कहीं भी अब कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसका कितना वैल्यू बैठाएं, खड़ी पाई दे या वर्तुल दे, अब कंफ्यूजन कहीं नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं गण पे, थोड़ा सा उसको बता दें, ऐसे तो बता ही दिए, उसका तो एक सूत्र है मालूम है, बता दिए कैसे बताना होगा। वो सूत्र कौन सा है, गण निकालने के लिए एक सूत्र दिए थे, वो सूत्र कौन सा है, य मा ता राज भान स ल गा। गण है 8 ही प्रकार के, कौन कौन, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही है। लगा जो लगा हुआ है, ये कह रहा है लगाने के लिए गण लगा दो, हर वर्ण के बाद गण लगा दो। जैसे यह है तो यगण, ये एक प्रकार का हो गया गण। दूसरा म है, म में कह रहा है कि गण लगा दो, तो ये एक प्रकार का निकल गया मगण। उसके बाद है त, तो त में क्या लगाने बोल रहा है, गण लगा दो, त में गण लगा दो तो तगन एक प्रकार बन गया। उसके बाद र है, तो र में गण कह रहा है लगा देने, लगा दो, रगन बन गया। तो ये जो लगा है, लगाने के लिए कह रहा है, क्या लगाने कह रहा है, गण लगा दो, हर वर्ण के बाद गण लगा दो, वो एक इसका प्रकार निकल जाएगा, यह गण, मगन, तगन, रगन, जगन, भागन, नगन, सगन, ये बन जाएगा। अब हम क्या बताए थे कि ये जो है गण, ये 3 वर्णों का समूह है, उसमें विस्तार से बता दिए हैं, देख लोगे, ये 3 वर्णों का समूह है। यानी कि ये अगर हम यहाँ से 3 ले ले वर्ण तो ये बन जाएगा, 3 वर्णों का ये एक समूह बन जाएगा। य के लिए क्या बनेगा, य में क्या है, छोटी मात्रा है, य में छोटी मात्रा है तो ये खड़ी पाई। म में क्या है, गुरु मात्रा है, वर्तुल। ता में बड़ी गुरु मात्रा है, तो यानी कि यगण में खड़ी पाई, वर्तुल, वर्तुल, इसका क्या चिन्ह निकल गया, खड़ी पाई, वर्तुल, वर्तुल। यानी कि आगे बताएंगे कि किस दोहा है, सोठा है, रोला है, उल्लाना है, इन सबों में जब हम ध्यान देंगे इस नियम का, छंद के नियम को, तो उसमें कहेगा किसी किसी में कि यगन तगन नहीं होना चाहिए, या फिर कहेगा यगन मगन नहीं होना चाहिए। तो यगन मगन नहीं होना का मतलब क्या है कि खड़ी पाई, वर्तुल, वर्तुल, ऐसा शब्द अब उसके अंत में नहीं आना चाहिए, या कह देगा कि रगड़ नहीं होना चाहिए।
तो रगन का क्या हो जाएगा, रगन का क्या चिन्ह निकलेगा, यहाँ अ है खड़ी पाई, यहाँ ग है खड़ी पाई, यहाँ खड़ी पाई। यानी कि अगर किसी छंद में कविता में कहेगा कि इसके अंत में रगन नहीं आना चाहिए, यानी हमको ऐसे शब्द को नहीं चुनना है, 3 वर्णों का ऐसा नहीं चुनना है जिसमें कि लघु मात्रा, लघु कुछ भी हो सकता है, लघु में अ, छोटी, छोटा उ, चंद्रबिंदु या री, इन चारों मात्राओं का वर्जित रहेगा यहाँ पे लगना। इसलिए गण है। गण क्या है, कहाँ पे इसका हम प्रयोग करेंगे, वर्ण की गिनती में। गण का उपयोग हम लोग जब वर्ण की गिनती करेंगे तब हम वहां देखेंगे इसका। और शब्द का कैसे हम गण निकालेंगे, कहेगा जैसे कि मान लो ये तो 4 वर्ण है ना, 3 ही वर्ण का देखो, चलो मेरा ही नाम ले लो, सुनीता। 3 ही वर्ण है, इसमें देखो लघु मात्रा है, गुरु मात्रा है, गुरु मात्रा है, 3 ही वर्ण है इसमें। 3 ही वर्ण का कह रहा है कि समूह होना चाहिए गण में। तो इसमें देखते हैं क्या है, छोटी है, लघु है, खड़ी पाई, गुरु मात्रा है, वर्तुल, ये भी गुरु मात्रा है, वर्तुल। यानी सुनीता कैसा गण है, छोटी, बड़ी, बड़ी, खड़ी पाई, वर्तुल, वर्तुल, खड़ी पाई, वर्तुल, वर्तुल कौन सा है, खड़ी पाई, वर्तुल, वर्तुल, यगन। यानी कि ये यगन है। इस प्रकार से कई सारे शब्द बन सकते हैं जिसमें कि लघु मात्रा होगा, फिर गुरु मात्रा में तो कई सारे हैं वर्ण मात्रा, यहाँ भी गुरु मात्रा है, गुरु मात्रा में कई सारे हैं। 11 में से 7 तो हो गया वो आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ये सब हो गया 7, प्लस अनुस्वार है, अनुनासिक है, द्वित व्यंजन है, संयुक्त अक्षर है और हलंत है। उसमें से इस प्रकार से कई प्रकार के शब्द बन सकते हैं। तो ये हो गया हमारा गण। गण का ये याद रखोगे और उसके नीचे ये बना लोगे कि ये लघु मात्रा है कि गुरु मात्रा है, लघु मात्रा गुरु मात्रा करके कर लोगे। और उसके बाद देखोगे कि जो शब्द है उसमें भी बैठा लोगे, लघु गुरु लघु करके जो भी है बैठा लोगे। उसके बाद 3 का मैच कर लोगे, जहां से मैच करेगा उसके पहले वाला वर्ण से वो तुम्हारा गण का प्रकार निकल जाएगा। बहुत ही इजी है, पार्ट 2 देख लोगे, उसको अच्छा से समझा दिए, समझ में आ जाएगा। अब आते हैं छंद के प्रकार में। मात्रा हम इसलिए विस्तार से बता दिए क्योंकि मात्रा में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम मात्रा को जरा विस्तार से बता दिए हैं और हर प्रकार का शब्द लिख करके हम उसका मात्रा निकालने में बता दिए। अब आते हैं हम छंद के प्रकार में। छंद 4 प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद, वर्णिक वृत्त छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। मुक्त बोले या मुक्तक बोले या स्वच्छंद बोले, स्वच्छंद यानी मुक्त, आजाद, तो उसको स्वच्छंद छंद भी कह सकते हैं। 3 नाम है, मुक्त, मुक्तक या स्वच्छंद। तो छंद 4 प्रकार के हो गए। अब एक एक कर पढ़ेंगे। अब बताते हैं छंद के प्रकार। वर्ण और मात्रा, यही तो इसमें वर्ण है और मात्रा है, तो इन्हीं दोनों के आधार पे छंद के 4 भेद हो गए, वर्णिक छंद, वर्णिक वृत्त छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। देखो ये वर्णिक छंद और वर्णिक वृत्त छंद, इन दोनों में हम अंतर बता दिए। वर्णिक छंद जो है इसमें सिर्फ वर्णों की गणना होगी और इसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए इससे भी संबंधित प्रश्न उतने नहीं आते हैं। किससे आते हैं, मात्रिक से, क्योंकि यही जरा सा ट्विस्ट है इसमें, है ना, कौन कौन सा मात्रा में क्या लगेगा, इसमें ज्यादा नियम है, इसमें कुछ भी नियम नहीं, बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि पूर्ण वर्ण, आधा वर्ण को छाड़ देना है। तो इससे संबंधित उतने प्रश्न नहीं पूछे जाते, इसलिए हम लिख दिए, पढ़ लोगे, इसमें कुछ है नहीं, अभी हम बता देते हैं। इसमें मात्रिक छंद में है कि मात्रिक छंद भी 3 प्रकार के होते हैं, सममात्रिक, अर्धमात्रिक और विषम मात्रिक। फिर मुक्तक छंद में भी कुछ नहीं है वैसा, तो इसको हम बता देते हैं।
उसके बाद मात्रिक छंद और मुक्तक छंद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो गया, इसलिए हम लिख दिए हैं। क्या है? पहला है केवल वर्ण गणना के आधार पर रचित वर्णिक छंद कहलाते हैं। वर्णिक छंद में क्या हुआ? वर्णों की गणना के आधार पे जो रचना किया गया है काव्य का, उसको वर्णिक छंद कहेंगे। वर्णिक छंद का ही एक क्रमबद्ध, नियोजित और व्यवस्थित रूप वर्णिक वृत्त छंद होता है। दूसरा है इसमें 4 चरणों का होना जरूरी नहीं है, इसमें 4 चरण होते हैं। तीसरा है वृत्तों की तरह इसमें गुरु लघु का क्रम निश्चित नहीं होता है। अब चूंकि ये गणना है, ये इसमें वर्ण की गणना होगी, तो इसमें जो गण बताए थे, यगन, मगन, तगन, रगन, भगन, रगन, वो हो जाएगा। वही कर वृत्तों की तरह इसमें गुरु लघु 3 वर्ण का समूह होगा, उसमें गुरु लघु बनेगा 8 प्रकार से। तो वही कह रहा है कि गुरु लघु का क्रम निश्चित नहीं होता है इसमें, लेकिन इसमें सुनिश्चित होता है। बताए थे अभी इसके पहले कि ये गण क्यों है, 3 वर्णों का समूह है। किसी किसी काव्य में लिखा रहेगा कि इसके अंत में यगन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, रगन होना चाहिए कि नहीं होना, वर्जित है कुछ, तो वर्णिक वृत्त में ही आएगा कि प्रत्येक चरण में वर्णों का गुरु लघु जो है ये सुनिश्चित रहता है कि इसके अंत में ये होना चाहिए, और इसमें सुनिश्चित नहीं है। चौथा है इसके 2 भेद माने गए। इसमें 2 भेद माने गए, साधारण और दंडक। 1 से 26 वर्ण, अगर 1 से लेकर 26 वर्ण तक के छंद को साधारण छंद, और 26 से अधिक वर्ण, अगर 1 से लेकर 26 वर्ण आ रहा है तब तो वो साधारण कहलाएगा, और 26 से ज्यादा वर्ण आ रहा है तब वो दंडक छंद कहलाएगा। दंडक छंद का उदाहरण दे दिए घनाक्षरी, दंडक छंद का ये उदाहरण है, और साधारण छंद का उदाहरण है अमिताक्षर। यही दोनों में अंतर। ये देखो अब चौथा, इसमें गणों के विधान से नियोजित होने के कारण इसे गणबद्ध या गणात्मक छंद भी कहा जाता है, जैसे सवाया है, शार्दुल है, मदाक्रांता आदि और भी कई हैं, इसके उदाहरण आते हैं। तो ये हमारा हो गया वर्णिक छंद और वर्णिक वृत्त छंद। इन दोनों में क्या अंतर है? कुछ नहीं है, सिर्फ वर्णों की गणना करना है। गणना में निश्चित रहता है इसमें वर्णिक वृत्त में कि इसके अंत में ये गण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वर्जित हो जाता है कि ये गण आप नहीं लगा सकते हैं, और चाहे ये गण आप लगा सकते हैं, ये निश्चित किया हुआ रहता है। लेकिन ये वर्णिक छंद में ये सुनिश्चित नहीं किया रहता है गुरु लघु का क्रम। और इसका 2 भेद हो गया, साधारण और दंडक। 1 से 26 तक साधारण, और 26 से ज्यादा हो गया तो दंडक का एग्जाम्पल है, ये साधारण का एग्जाम्पल लिख दिए। अब नेक्स्ट यानी छंद भाग 4 में हम मात्रिक छंद और मुक्तक छंद बताएंगे। मुक्तक छंद में भी कुछ नहीं है, मुक्त का ही मतलब है आजाद, बंधन से मुक्त है। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, वो बता देंगे, और मुक्तक छंद। ये वीडियो बहुत काफी लंबा हो गया, इसलिए इसको यहीं रहने दो। मात्रा पर हम इसलिए ज्यादा समय दिए हैं ताकि तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो मात्रा काउंट करने में, उसकी गणना करने में कि कैसे क्या करें, इसलिए हम मात्रा पे विशेष समय दिए हैं, अच्छे से बताए हैं। उम्मीद करते हैं तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अधिक से अधिक शेयर करो इसको। और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कमेंट कर बताओ कि हाँ कैसा पढ़ाते हैं हम, कैसा लगता है, समझ में आता है या नहीं, या कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो उसको भी लिखकर पूछ सकते हो कि हाँ मैम इसमें कैसे हुआ, कैसे मात्रा काउंट हुआ, उसको भी तुम कमेंट में लिख सकते हो। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम छंद के पार्ट 4 में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।